नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं तो रुद्रप्रयाग में कोरोना के मामले में गंभीर लापरवाही सामने आई है और यह लापरवाही सरकार के ही कर्मचारी की तरफ से हुई है, जिसमें अब सैकड़ों लोग कोरोना के खतरे में आ गए हैं। असल में यह एक पटवारी को कोरोना ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन वो पटवारी कोरोना से संक्रमित हो गया। 17 जून को पटवारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और पटवारी को उसके बाद आइसोलेट कर दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोरोना संक्रमित पटवारी गांव की बारात में शामिल हो गया और उसके बाद पटवारी के संपर्क में आए 4 अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव। बताया कि पटवारी के संपर्क में करीब 250 लोग आए थे और उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। सीएमओ का कहना है कि पटवारी ऐसी जगह पर तैनात था जहां कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं था, लेकिन पटवारी ने पहले लापरवाही से खुद वो संक्रमित हुआ और उसके बाद सैकड़ों लोग भी इसके खतरे में आ गए। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे पटवारी पर कार्रवाई कब होगी। तो ये जो पटवारी थे तो इनका मेन जो कांटेक्ट पता ही चल रहा है कि ये काउंटर पे तो नहीं हुआ है, लेकिन अगल बगल कहीं से कांटेक्ट में आने से हुआ है और कुछ उनके कांटेक्ट के कारण कुछ और संक्रमित हुए हैं, जिससे कि और मैंने राजस्व विभाग के कुछ हमारे यहाँ हुए हैं, तो उसी के कांटेक्ट के कारण हुए हैं। तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि मेन कारण क्या था। तो 250 लोगों में कोरोना के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। गलती है एक सरकारी कर्मचारी की, लापरवाह पटवारी पर कार्रवाई कब होगी, यह बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि जब उसको आइसोलेट किया गया था तो वो बारात में शामिल क्यों हुआ, और बारात में शामिल होने के बाद आपको बता दें कि 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और खबर यह भी निकल कर आ रही है कि करीबन 250 लोग उसके संपर्क में आए थे। तो यह बड़ी लापरवाही। एक तरफ उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उस बीच में ऐसी लापरवाही जिसने 250 लोगों की जान मुश्किल में डाल दी है। बड़ी चीज यह है कि अब तक लापरवाह पटवारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे लापरवाह पटवारियों पर कार्रवाई कब होगी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर कोरोना संक्रमित पटवारी की यह बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो व्यक्ति गांव के एक बारात में शामिल हुआ। 4 अन्य लोगों को उसने कोरोना पॉजिटिव किया। शैलेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, इतनी बड़ी लापरवाही वो भी एक सरकारी कर्मचारी की तरफ से, क्या जानकारी और निकलकर सामने आई इस विषय में? जी बिल्कुल, इसमें जो है जो संबंधित जो कर्मचारी है, पटवारी है, उसकी लापरवाही सामने आ रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें लापरवाही है, क्योंकि जब सैंपल उनका लिया गया था तो उनको क्वारंटाइन किया जाना था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि उनको आदेश दिया गया था, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए उनको ये आदेश देकर के बोला गया था कि आप जो स्वयं क्वारंटाइन होइए, संस्थागत क्वारंटाइन। लेकिन उसके बड़ी बात यह है कि वो जो है सैंपल लेने के बाद जिस तरह से बारात में सम्मिलित हुए, जिस तरह से वो जो है तहसील में कई कर्मचारियों को मिले और उनको भी कोरोना हो गया, कई लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ा, तो इसमें बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जो है उनकी तरफ से कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनको काफी दिक्कतों का सामना इससे करना पड़ा। काफी लोगों को इससे दिक्कतें हुई हैं, एक डर का माहौल पैदा हुआ है। तो ऐसे में वो जो है उनको जैसे वो स्वस्थ होते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सरकारी कर्मचारी की भारी लापरवाही, 250 लोगों को ट्रेस किया जा रहा है और 4 लोग ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं इस पटवारी के संपर्क में आने से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस में आ रही कमी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अच्छा संकेत बताया है। सीएम ने कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे विभाग पूरे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मौजूदा हालात देखकर ये लगता है कि आने वाले दिनों में और भी सुधार हो सकता है। सीएम ने कहा कि जो प्रवासी लौट रहे हैं उनके इलाज के लिए सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भले ही राज्य में 80 नए केस आए हों, लेकिन अब तक आए कुल 2102 केसों में सिर्फ 676 ही एक्टिव केस बचे हैं, बाकी अपने घर जा चुके हैं, ठीक होगा। नहीं, हमारे जो चिकित्सक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो सर्विलांस में जो लोग लगे हुए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जो रिकवरी रेट है उसमें बहुत ही अच्छा सुधार उसमें हुआ है। अभी हमको ये लगता है कि कुछ दिन बाद अभी इसके और अच्छे परिणाम आएंगे।
देखिए, इसकी रिकवरी में जो पेशेंट है उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वो कैसा बिहेव करता है, कैसा महसूस कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग कई तरह के दावे कर रहा है, लेकिन जो सच हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाला है, क्योंकि तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। इन तस्वीरों को देखिए। कूड़े के ढेर में कूड़ा बीन रहे ये बच्चे, जिनके पास न ग्लव्स हैं और न ही मास्क। और आजकल इस कूड़े में खतरनाक बीमारी कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। इसका कारण है कूड़े में आम जनता के यूज्ड मास्क, यूज्ड ग्लव्स भी हैं, जिनसे कोरोना के साथ ही कई अन्य तरह की बीमारियों का खतरा भी बना है। लेकिन यहाँ इन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। अब जब कोरोना से बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है, तो इन बच्चों की जिंदगी भी खतरे में नजर आ रही है। पब्लिक के लोग जो है, जो जगह जगह अपना मास्क फेंक देते हैं, यूज मास्क को या ग्लव्स को फेंक देते हैं, या कई और चीज़ें हैं शरीर की जो टच में आई हैं, कपड़े हैं, कई चीज़ें हैं, वो अगर ऐसे डंपिंग यार्ड में जा रहे हैं और उनमें अगर बच्चे उनको उठा रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक मामला। इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। असल में देहरादून का कारगी कूड़ा डंपिंग यार्ड है। यहाँ आधे शहर का कूड़ा फेंका जाता है। इसके बाद कूड़े को ट्रीटमेंट के लिए शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भेजा जाता है। लेकिन शहर में इस खतरनाक कूड़े से कूड़ा बीन रहे इन मासूमों की तरफ किसी भी सरकारी तंत्र की नजर नहीं पड़ी। वहीं जब इस मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम ने तत्काल कार्यदायी कंपनी पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। जानकारी में अभी ये तथ्य तत्काल आया है और इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि वहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है उसकी पूरी देखरेख हमारी जो MSW चेन्नई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो करती है, और वहाँ पर उनके लोगों की ड्यूटी रहती है, और ये उनकी प्राथमिक दायित्व है कि वो इस तरह की हरकत ना होने दें। मुंबई में कोरोना का सबसे बड़ा खतरा स्लम इलाकों में ही फैला है, और अब देहरादून में भी ये बच्चे ऐसे ही इलाकों से आते हैं। तो अगर ये बच्चे कोरोना की चपेट में आते हैं तो आने वाले दिनों में नतीजे भयावह हो सकते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटर वाले स्कूलों को सैनिटाइज करने का आदेश यहां पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा से पहले 3 दिन के अंदर स्कूलों को सैनिटाइज करे। यही नहीं, स्कूलों को 2 बार सैनिटाइज करना होगा। सुनवाई के दौरान उठे सवाल पर कोर्ट सख्त हुआ है और स्कूलों को एग्जाम से 3 दिन पहले सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए हैं, वो भी 2 बार सैनिटाइज। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर पुलिस स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौती बन गई है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अब बाहरी राज्यों से भी लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, जिसके लिए नारसन बॉर्डर पर मेडिकल चेकअप पंजीकरण करना जरूरी है। इसलिए सभी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ सिंगल विंडोज कम पड़ रहे हैं। इसके लिए लोग उमस भरी गर्मी में घंटों इंतजार कर रहे हैं, जिससे लोगों में व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी है। उनका कहना है कि एक काम के लिए कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इसलिए कई उच्च अधिकारी मौके पर उनका होना जरूरी है ताकि लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। डेथ हुई है लेडीज की, उसके फुल परवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एंट्री के नाम पे काफ़ी भीड़ है और लंबा टाइम लग रहा है। काउंटर 1 होने की वजह से लाइन लंबी लगी हुई है। प्रशासन से मेरा यही अनुरोध रहे कि भीड़ भी कम हो और समय से काम हो सके। वहाँ नारसन बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के लिए और सूचनाओं को दर्ज किए जाने के लिए अलग अलग विंडो बनाए गए हैं, जिसमें अस्थि विसर्जन के लिए आने वालों के लिए अलग विंडो है, केवल हरिद्वार जनपद आने वालों के लिए अलग विंडो है, गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्य जनपदों को जाने के लिए अलग विंडो की व्यवस्था की गई है। ये कुछ चीज़ें अमल में लाई गई हैं ताकि आम लोगों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। तो कोरोना संक्रमण ने लोगों को खासा डरा दिया है और इसकी वजह से कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन नैनीताल में ऐसे ही नियम कई वर्षों पहले अंग्रेजों के दौर में भी थे। ब्रिटिश काल में यहां सब्जी और अन्य सामान शहर के बाहर ही सैनिटाइज करने की व्यवस्था थी, तो बीमारी से बचाव के लिए भी अंग्रेजों ने कई नियम भी बनाए थे। अब इन्हीं नियमों को फिर लागू करने की मांग उठ रही है।
कोरोना काल में लोग डरे हुए हैं और नियमों का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी दौर में नैनीताल को संक्रमण से बचाव के सख्त नियम बने थे। शहर के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने और संक्रमण ना फैले, इसके लिए अंग्रेजी शासनकाल में शहर के बाहर ही वैक्सीनेटर तैनात रहते थे, जहां नियमित रूप से नैनीताल आने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता था और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही शहर में एंट्री दी जाती थी। इसके साथ ही शहर में फल और सब्जी को भी बिना सैनिटाइज किए नैनीताल आने पर रोक थी। नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षकों की चौकियां भी इसकी निगरानी के लिए लगाई गई थी, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में धोकर ही सब्जियों को नैनीताल आने दिया जाता था। अब कोरोना काल में उन नियमों को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उस जमाने में हमारा हेल्थ ऑफिसर इतना ज़्यादा सख्त होता था कि कहीं भी थोड़ा सा सब्जी खराब होने पर, दूध खराब होने पर उसे तुरंत वहीं पर नष्ट कर देता था। इसीलिए जो 1918 का जो स्वाइन फ्लू जो पूरे देश में फैला, जिसमें कहते हैं 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मरे, उसका कोई असर नैनीताल में नहीं हुआ। तो नैनीताल तो एक इतना साफ सुथरा, आप कहीं थूक नहीं सकते थे। नैनीताल शहर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने नियम बनाए थे, तो शहर में संक्रमण ना फैले इसके लिए संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों के कपड़ों को धोने के लिए शहर से दूर धोबी घाट तैयार था। इसके साथ ही बीमारों के प्रवेश का पूरा ब्यौरा भी शहर से बाहर ही रखा जाता था। 24 घंटे में इसकी जानकारी पालिका को अनिवार्य रूप से देनी होती थी। और यही नहीं, यहाँ जानवर पालने पर भी रोक थी, तो घरों के बाहर कपड़े सुखाने पर भी पाबंदी थी। इसके साथ ही बाजार के लिए बने इन बाइलॉज में खुले में सामान बेचना, दुकानों को भी दायरे में रखा गया था। तो शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जुर्माने का भी प्रावधान था। वक्त के साथ पालिका आगे तो बढ़ी, लेकिन नियम कायदे पीछे ही छूट गए। नहीं, पुराने दिन तो जैसे जो आप बता रहे हैं जो होती थी वो तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन आगे को हम जो सैनिटाइज है वो प्रॉपर ढंग से करते रहेंगे। जितने भी हमारे सफाई संघ के अध्यक्ष लोग हैं उनको एक वार्ता बुलाएंगे। ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, आपको उसमें अलम करेंगे जो आपका सुझाव। अब कोरोना काल में जो संक्रमण फैलने का खतरा बना है, उससे अंग्रेजी नियमों की याद आने लगी है। वक्त बदलते गया और नगर पालिका भी अपनी शक्तियों को भूलती रही। गुजरे जमाने के दिनों को तो नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर किया जा सकता है कि शहर को साफ और स्वच्छ रखें ताकि यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने थापला तया रोड को निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर कहा है कि अगर रोक के बाद भी सड़क का निर्माण हुआ तो डीएफओ जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजस्व पुलिस 3 दिन के भीतर मामले की जांच करे और रेगुलर पुलिस को यह जांच सौंपेगी, जो पूरे मामले में जांच कर अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट 13 जुलाई को हाईकोर्ट में पेश करेंगे। आपको बता दें कि रामनगर के खुशहाल रावत ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि थापला तया मोटर मार्ग का निर्माण नियम विरुद्ध चल रहा है, जिससे संरक्षित प्रजाति के 224 पेड़ों का कटान किया गया है। कोटद्वार के पास यमकेश्वर के भृगुलाख में हुए सड़क हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही और 2 लोगों के बाद तीसरे शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई है। गुरुवार देर शाम पत्थरों से भरा डंपर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा था। डंपर में सवार 8 लोगों में से 2 नाबालिगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक युवक के बाद में मौत हुई। उसकी हादसा इतना दर्दनाक था कि पत्थरों से कुचलने से मृतकों के चेहरे पहचानने मुश्किल हो रहे थे। घायलों को इलाज के लिए बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में एडमिट कराया गया था। डॉक्टरों ने बताया है कि घायलों में से 2 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। केस हुआ था, कोई ट्रक गिरा था, उसमें कुछ मजदूर भी घायल हुए थे और हमारे पास जो है, हमारे पास 3 ब्रॉड डेड आए और 4 जो है घायल आए। 4 घायलों में 2 घायलों की छुट्टी कर दी है, उनको सामान्य चोटें हैं और जो बाकी जो घायल हैं वो अभी भर्ती हैं और वो बाहर मतलब ठीक है, टीम की ठीक है। तो नैनीताल के थापला में आज एक दर्दनाक घटना सामने आई। शहर में करीब 20 किलोमीटर दूर थापला गांव में गाड़ी के नीचे दबने से 2 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने चाचा की गाड़ी में रोज सुबह आता था, आज भी रोजाना की तरह गाड़ी में बैठा, जिसके बाद चाचा ने बच्चे को घर में छोड़ा है, लेकिन इस दौरान बच्चा फिर बाहर निकल आया और गाड़ी बैक करने के दौरान टायर के नीचे वो आ गया। थापला ग्राम प्रधान नीमा नेगी का इकलौता ये बेटा था, जिसको नैनीताल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है और जांच के लिए राजस्व पुलिस को भेजा है।
आए पटवारी क्षेत्र में मंगोली साइड में एक ग्राम पड़ता है थापला, तो वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी 1.5 साल के बच्चे को किसी पिकअप वाले ने कुचल दिया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। वर्तमान में इस समय उसका पंचायतनामा भरा जा रहा है बीडी पांडे में, और जो भी पटवारी क्षेत्र को भी सूचित कर दिया है कि अभी कार्रवाई की जाएगी, पटवारी क्षेत्र में की जाएगी इसमें। उधर चंपावत जिले के पहाड़ी के साथ मैदानी इलाकों में भी आज जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते सड़क में कीचड़ होने से बेलखेत और चलती के पास वाहनों को निकलने में दिक्कतें हुई। तो मौसम विभाग ने टनकपुर बनबसा में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की है। वहीं ऊधम सिंह नगर के खटीमा में भी सुबह से रिमझिम बारिश हुई। तो मॉनसून सिर पर है और राजधानी देहरादून में हर वर्ष हालात बेहद खराब हो जाते हैं। जलभराव के कारण शहर की स्थितियां बेहद खराब हो जाती हैं, जिससे कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। हालांकि इस बार फिर से नगर निगम ने दावा किया है कि मॉनसून से पहले शहरों में नालों के सफाई के टेंडर पूरे हो गए हैं। 50% काम भी पूरा कर दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है, जिस पर देहरादून के लोग जलभराव की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो आपदा के लिए टोल फ्री नंबर हम जारी करते हैं, कंट्रोल में तैयार करते हैं, क्या स्थिति है? देखिए, बारिश को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे उत्तराखंड में मानसून 20 से 21 जून की संभावना है, उससे पहले ही हमारे नगर निगम सीमा अंतर्गत जितने भी हमारे नाले हैं उनको तड़ी झाड़ साफ कराने के टेंडर कंप्लीट हो चुके हैं और काम भी शुरू हो। तो आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है, लेकिन राहुल ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो उनका जन्मदिन ना मनाएं, क्योंकि राहुल चीन सीमा पर सैनिकों की शहादत से परेशान है। लेकिन उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके बावजूद राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने पहुंच गए। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ गरीबों के बीच राशन से भरी न्याय किट लेकर भी पहुंचे और दावा किया कि वो राहुल गांधी का जन्मदिन नहीं मना रहे बल्कि सेवा दिवस मना रहे हैं। ठीक कहा था कि उनके जन्मदिवस पर कोई उत्सव ना मनाया जाए, इसीलिए हमने कोई भी उत्सव ना मनाते हुए, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन ना करते हुए हम राहुल जी के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और पूरे प्रदेश भर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आसपास जरूरतमंदों को चिन्हित करके उनकी मदद करने का, उनको राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर काशीपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता डिफेंस कॉलोनी में इकट्ठा हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने गरीबों को फल, सब्जी, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया और राहुल गांधी की दीर्घायु होने की कामना की। इसके पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का 50वां जन्मदिन है, जिसको हम सभी कांग्रेस परिवार इस काशीपुर की जनता के साथ बहुत सादगीपूर्ण ढंग से मना रहे हैं। उसका 2 मुख्य कारण है। सबसे पहले कोरोना जो व्याप्त है पूरे विश्व में, उसके लिए, और दूसरा जो शहीद हुए हैं जवान, इनके लिए हम इस जन्मदिन को बहुत सादगीपूर्ण ढंग से आज इस बस्ती में आके जरूरतमंद लोगों को सब्जी का, फलों का, मास्क और सैनिटाइजर वितरण करके श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। बात एक अहम खबर की करते हैं तो राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अब रोडवेज बसें चलेंगी। बसों में सीट के मुताबिक आधी ही सवारियां बैठेंगी, लेकिन जो लोग इन बसों में सफर करेंगे उन्हें दोगुना किराया देना होगा। सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया है, जिसके विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला भी जलाया। दोगुना किराया लेने का फैसला वापस लेने की मांग की गई। जनता कैसे जाएगी, बसों में कैसे सफर करेगी? गरीब आदमी बस में सफर करता है, जो पैसे वाले लोग हैं वो कारों में सफर करते हैं, वो जहाजों में सफर करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ये संदेश देना चाहते हैं कि जहाज से महंगा सफर बस का होगा, ट्रेन का होगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के सीएम का पुतला फूंक रहे हैं और हमने मांग की है कि प्रदेश सरकार तत्काल बढ़े हुए किराए को वापस ले, वरना कांग्रेस पार्टी सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए मैदान में खड़ी है। तो योग दिवस से पहले आज योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योग प्रोटोकॉल रिहर्सल किया। हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर इसका आयोजन किया गया था। इस दौरान बाबा रामदेव ने कई तरह के योगासन लोगों को दिखाए और सिखाए। 21 जून को योग दिवस से पहले बाबा रामदेव ने लोगों को योग के आसन करने को कहा है और सभी से इस योग दिवस में घर पर ही योग करने के लिए कहा गया है। रामदेव के साथ हर की पैड़ी पर कुछ और लोग भी मौजूद थे। वैसे हर वर्ष योग दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से दिक्कतें हैं, इसलिए कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहा है और लोगों से घर पर ही योग करने की अपील की गई है और इसीलिए बाबा रामदेव ने लोगों को योगासन भी सिखाए। हमारा कर्म, हमारी सेवा, हमारा साधन अखंड रहे, अपने सेवा धर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का हम निर्वहन कर सके, ऐसे
हमारा ध्यान योग सिद्ध हो जाए और ये ध्यान हमारा स्वभाव बन जाए। ऐसे अखंड ध्यान में, अखंड योग में हम सदा प्रतिष्ठित रहें। वेलकम बैक। हिंदू जागरण मंच से जुड़े लोगों ने हल्द्वानी में चीन का पुतला जलाया। लोग चीनी सेना की भारतीय सीमा पर घुसपैठ से नाराज थे। लोगों ने चीन सरकार का पुतला जलाते हुए चीन में बने उत्पादों का विरोध भी दर्ज कराया। हम हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं और चीनी ने जो हमें भारतीय सैनिकों को मारा है और हमारी सीमा पे लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हम अपनी भारत की जनता से भी कहना चाहते हैं कि चीनी सामान का विरोध करें, चीनी सामान ना लिया जाए, क्योंकि हमारी भारत की आर्थिक मजबूती चीन को मिलती है, जिससे वो आगे बढ़ रहा है और हम पे ही हमला कर रहा है। तो लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हलचल तेज हो गई है। उत्तरकाशी में निलांग बॉर्डर पर आईटीबीपी और सेना के जवान मुस्तैद हैं। जिले के करीब 125 किलोमीटर की सुरक्षा बेहद चुस्त कर दी गई है और बॉर्डर पर सड़क और कनेक्टिविटी के काम भी तेज हो गए हैं। चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की झड़प में कई सैनिक शहीद हो गए। अब इसके बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर भी अलर्ट है। उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ सीमा पर सरगर्मियां तेज हैं। बॉर्डर इलाकों में जहां निलांग, नागा, नीलापानी, जाडरू, सोनम, त्रिपाणी, पीडीए, सुमला और मंडी तक सैन्य जरूरत के लिए सड़कों का निर्माण हो चुका है और इन स्थानों पर आईटीबीपी और सेना के जवान मुस्तैद हैं। जबकि अग्रिम पोस्ट थागला 1, थागला 2, टीसानचुगला, मुनिंगला पास और रंगमंच गार्ड दर्रों तक अभी सड़क नहीं पहुंची है। अग्रिम पोस्टों से आगे हिमालय की ऊंची चोटियां और गहरी घाटियों के चलते यहाँ भौगोलिक परिस्थितियां बेहद दुर्गम हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कभी भारतीय एवं चीन सेना का आमना सामना नहीं हुआ। बीती 21 मई को सेना के मध्य कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इकरूप सिंह घुमन बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं। जो चीनी जो या तिब्बत का जो बॉर्डर एरिया बहुत निकट है, ऐसे में जो हमारे उत्तरकाशी सीमांत जनपद है, यहाँ के लोगों की जो चिंताएं हैं वो जायज़ हैं और हम तो ये मानते हैं कि इस समय इस एरिया में भी चौकसी थोड़ी बढ़ाई जानी चाहिए। सामरिक मजबूती के लिए सड़क निर्माण की जरूरत के साथ ही इस बीच सेना ने सीमा की सबसे निकटवर्ती चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर MI-17 हेलीकॉप्टर और मल्टीपर्पज विमान AN-32 के साथ अभ्यास भी किया। आईटीबीपी 12वीं एवं 35वीं वाहिनी के हिमवीर बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। साथ ही हर्षिल में तैनात 9 बिहार रेजिमेंट के साथ ही गढ़वाल स्काउट और कुमाऊं स्काउट के साथ ही लद्दाख स्काउट के जवान भी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीमा पर भारतीय जवान मुस्तैद हैं। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर सैन्य झड़प के बाद उत्तरकाशी की नैलांग घाटी में भी चहलकदमी देखी जा रही है। यहाँ पे आईटीबीपी और सेना लगातार गश्त कर रही है। 1962 के बाद यहाँ पर पहला मौका है जब सेना और आईटीबीपी इतनी सक्रिय दिख रही है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।